नमस्कार। हमने समर वेकेशन के बाद आपका लेसन जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट किया है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा रीड किया होगा और इसके अंदर मंगोल साम्राज्य के बारे में जो है वो बताया गया है। मंगोल साम्राज्य जो था वो काफ़ी विस्तृत था। ये लोग खाना बदोश होने के बावजूद भी, खाना बदोश आप समझते ही हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले लोग होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत अपने साम्राज्य को विस्तृत कर दिया था। जैसे आपको भारत का मैप इसमें दिखाई दे रहा होगा और इसके ऊपर मंगोल साम्राज्य जो है वो लिखा हुआ, और फिर जो ये सारा ग्रीन कलर का है ये सारा इन्हीं का ही साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। तो इसी के बारे में ही अब हम बात करेंगे। तो कौन थे मंगोल? मंगोल जो थे वो विविध लोगों का जन समुदाय था और वे लोग पूर्व से तादार, खितान और मंचू लोगों से संबंधित थे और पश्चिम में इनका संबंध भाषागत समानता होने के कारण जो है तुर्की कबीलों से भी था। और कुछ मंगोल जो थे वो पशुपालक थे और कुछ शिकार संग्राहक थे। पशुपालक यानी कि पशुओं को पालने वाले, और कुछ शिकार करने वाले भी थे। और फिर जैसे ये वनों के अंदर रहते थे और पशुपालन में भेड़ बकरियां, ऊँट, पशु आदि जो हैं वो पालते थे। और संग्राहक लोग जो है पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरिया के वनों में जो है वो रहते थे। और वे पशुपालक जो थे वो लोगों की अपेक्षा अधिक गरीब थे और वे अपना जीवन निर्वाह ग्रीष्म काल में पकड़े गए जानवरों की खाल का व्यापार करके करते थे। और मंगोल जो थे वो तंबुओं के अंदर जो है वो निवास करते थे और गर्मी के जब मौसम आता था तो वे ग्रीष्म काल में जैसे पशुओं के चारे की कमी हो जाती थी तो वो शीतकालीन जो स्थान होते थे वहाँ पर चले जाते थे। और जब शीतकाल का समय जब अधिक आ जाता था तो वो उस स्थान को छोड़ करके जो थे वो नीचे की तरफ, जैसे हमने चरवाहे जो है वो पढ़ा था 9th क्लास में, तो चरवाहे भी क्या करते थे, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जो है वो आ जाते थे। तो इसी प्रकार ये भी जो हैं अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और मंगोल मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के जो थे वो निवासी थे और ये प्रदेश आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। और उस समय यह क्षेत्र जो था इसका परिदृश्य एक बहुत ही मनोरम था और यह प्रदेश लहरदार मैदानों से घिरा हुआ था। और इसके जो भाग थे, अल्ताई पहाड़ियाँ जो थी वो बर्फीली चोटियाँ होती थी जो बर्फ़ से हमेशा ही ढकी रहती थी, जबकि दक्षिणी भाग में जो गोबी का शुष्क जो दक्षिण इसका भाग था, जैसे जो उत्तरी भाग था उसके अंदर बर्फीली चोटियाँ, पश्चिम भाग के अंदर भी बर्फीली चोटियाँ थी, लेकिन जो दक्षिणी भाग था वो गोबी का भाग था और वो एकदम शुष्क मरुस्थल जैसा था। उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र को ओनोन और सेलेंगा नदियाँ और बर्फीली पहाड़ियाँ जो है वो उसमें जैसे बर्फीली पहाड़ियाँ थी और जैसे उसके अंदर सोलेंगा और ओनोन नदी थी। बर्फीली पहाड़ियाँ होने के कारण और वह नदियाँ होने के कारण यहाँ पर अनेकों जो झरने हैं वो इस क्षेत्र को सींचते थे। और पशुचारण के लिए यहाँ पर घास जो होती थी वो बहुत होती थी और यहाँ का जो वातावरण था वो अनुकूल ऋतुओं का यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, जैसे ऋतुएं हमारे यहाँ पर आती है तो वैसे यहाँ पर भी ऋतुएं जो हैं वो आती रहती थी। और उन्हीं ऋतुओं के कारण जो शिकार था वो इनको उपलब्ध हो जाता था। मंगोल के जो कबीले थे वो जैसे आपस में जातीय और भाषाई संबंधों के कारण ही जुड़े हुए थे और इनके पास संसाधनों का अभाव था, लेकिन जो इनका समाज था वो पितृपक्षीय वंशों के अंदर जो था वो विभाजित था। धनी परिवार जो होते थे वो विशाल होते थे, उनके पास जो पशुओं की संख्या होती थी और जो उन पशुओं को चराने की भूमि होती थी वो भी अधिक होती थी और इनका जो स्थानीय राजनीति में अधिक दबदबा होता था, इसीलिए ये बाकी जो लोग थे वो इनके अनुयायी होते थे। और समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, जैसे भीषण शीत ऋतु का पड़ना, जैसे
मतलब कि भी ज़्यादा गर्मी का पड़ना, जब वो नीचे वाले स्थानों पर आ जाते थे तो ये सब क्या करते थे कि एकत्रित शिकार सामग्रियां जो होती थी ये उनका भंडारण कर लेते थे, यानी कि उनको अपने पास रख लेते थे। और फिर जब ऐसी शीत ऋतु, भीषण शीत ऋतु आती थी तो उसके दौरान उसको प्रयोग कर लेते थे, और फिर उस जैसे ही वो ख़त्म होती थी तो फिर ये दोबारा से शिकार करना जो है वो प्रारंभ कर देते थे। और चरगाहों, यानी कि जहाँ पर इनको जैसे अपने पशुओं के लिए इनको चराने का स्थान मिले और जैसे मतलब रहने का भी इनको सही स्थान मिले, तो उसके लिए ये हमेशा ही संघर्ष करते रहते थे। और मंगोल कबीले जो थे वो आपस में भी हमेशा ही संघर्ष जो है वो करते रहते थे, और पशुधन प्राप्त करने के लिए आपस में ये लूटपाट भी करते रहते थे। परिवारों का जो समूह होता था वो आपस में एक दूसरे की रक्षा न करके बल्कि एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे, और शक्तिशाली कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ भी ये बना लेते थे, यानी कि जैसे निम्न को दबा दिया जाता था और जो उच्च होता था उसको उठा दिया जाता था। अब 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरोप एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों के मध्य एशिया के स्टेपी में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया गया। चंगेज़ खान ने मंगोलों को संगठित किया, और पर चंगेज़ खान की राजनीतिक दूरदर्शिता जो थी वो मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी जो थी वो थी। और उसे ईश्वर पर उसे ऐसा लगता था चंगेज़ खान को कि उसको एक आदेश मिला है ईश्वर से कि उसे पूरे विश्व पर ही शासन करना है, और यद्यपि वह अपना जीवन जो है वो मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुराक, अफ़गानिस्तान, पूर्वी इराक और रूसी स्टेपी प्रदेश के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में उसका जो जीवन था वो बीता। और उसके जो वंशज थे वो इस क्षेत्र में आगे जाकर चंगेज़ खान के स्वप्न को सार्थक करने के लिए और दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में जो है वो सफल हुए थे। और चंगेज़ खान के जो आदर्श थे उनके मुताबिक उनका पोता जो मोनके खां ने फ्रांस में शासक लुई 9वें को ये चेतावनी दी थी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेज़ खान स्वर्गपुत्र जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति से रहेगा, तब तक ये स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि उसके शाश्वत स्वर्ग की जो अज्ञाप्ति की उसने उसको समझ लिया था, फिर भी वो इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देता था, ध्यान जो है वो देना ही नहीं चाहते थे। और जो वो कहता था कि जैसे वो क्या चाहते थे कि हमारा देश जो है वो दूर है, हमारे पर्वत विराट हैं और हमारे समुंदर जो हैं वो विशाल हैं। इस विश्वास के साथ वे अपने विरुद्ध सैन्य बल लेकर जो है वो आएंगे और हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया है और सुदूर को, यानी कि जो दूर के प्रदेश हैं उनको भी निकट जो है वो ला दिया है। ये केवल उसकी कोरी धमकियां नहीं थी, यानी कि जो चंगेज़ खान का पोता था, एक दूसरा पोता बोटू जो उसने जैसे जो अभियान चलाया था तो वो उसकी कोरी धमकियां नहीं थी, बल्कि उसने दूर दूर क्षेत्रों तक सारे इस क्षेत्र को, अपने ही क्षेत्र को फैला दिया था और खानाबदोश जो लोग थे या जो मंगोल थे उनको अपने अधीन जो है वो उसने कर लिया था। फिर उसके बाद जैसे जो चंगेज़ खान के एक दूसरे पोते बोटू ने भी जो है वो क्या किया था कि 1236 से 1241 के अभियानों के में रूस की भूमि जो थी मास्को तक, रूस की भूमि को मास्को तक उसने रौंद डाला था, यानी कि वहाँ तक उसने अपने शासन को जमा लिया था। और पोलैंड, हंगरी पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली थी और वियना
के बाहर पड़ाव उसने जो है वो डाल दिया था। और 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा था कि जो सारा आकाश है, जो शाश्वत आकाश है, वो मंगोलों के पक्ष में ही है। और चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप भी ये मानने लगे थे कि चंगेज़ खान की आबाद दुनिया पर विजय जो है वो ईश्वर का गुस्सा और एक ये क़यामत के दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो हमने जैसे मंगोल साम्राज्य का मैप के अंदर विस्तार देखा है। मैंने आपको जैसे छुट्टियों से पहले मैप जो है वो अच्छे से बताया भी था। तो इसमें जैसे आपके जो पड़ोसी राज्य हैं वो लगभग सारे ही, जो पहाड़ी एरिया है वो सारा ही मंगोल साम्राज्य के रूप में जो है वो है। जैसे इसके अंदर आप देख ही रहे हो मंगोल साम्राज्य कितना विस्तृत था। उन्होंने जो चंगेज़ खान था और उसके जो आगे आने वाले जैसे जो उसके पोते थे मोनके और जैसे बाटू, उन्होंने भी उसके अभियानों को जो है एक मतलब अच्छा रूप दे दिया था। और उन्होंने भी जो है दूर दूर तक अपनी विजय पताका को फहरा दिया था और इस साम्राज्य का जो है वो विस्तार कर दिया था। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।